तो पता चलता है कि पूरी प्राइस में से अगर 120 रुपए लीटर आज कंज्यूमर को पेट्रोल, तो जो सवाल है वो ये पूछा गया कि बोले साहब एक बात बताइए कि जो पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस हो रखे हैं 120 रुपए लीटर या 110 रुपए लीटर के हिसाब से, उन सब में राज्य सरकार और केंद्र सरकार का अगर हम परसेंटेज देखते हैं, परसेंटेज किस बात का कि कितना परसेंटेज उसमें टैक्स है, तो पता चलता है कि पूरी प्राइस में से अगर 120 रुपए लीटर आज कंज्यूमर को पेट्रोल मिल रहा है तो उसमें से 60 रुपए सरकार टैक्स वसूल रही है। टैक्स वसूल रहा का मतलब यह हुआ कि लगभग पेट्रोल क्रूड ऑयल के रूप में देश में आने पर, रिफाइन होने पर और आम आदमी तक पहुंचने में कुल मिलाकर मुश्किल से 55 से 60 रुपए का वो पड़ता है। चाहे मार्केट कितना भी ऊपर नीचे हो जाए, उसके बावजूद भी वो आम आदमी को इतना महंगा पड़ता है। तो आपसे निवेदन है माननीय सरकार कि आप अपने द्वारा ली जाने वाली एक्साइज ड्यूटी हटाएं और राज्य सरकार से निवेदन है कि वो जो उसके ऊपर कर लगाती है, स्टेट टैक्स लगाती है, वो हटाए, जिससे कि आम उपभोक्ता को वो सस्ते दरों पर पहुंचे। लेकिन निर्मला सीतारमण जी ने जवाब दिया कि भाई मैं इसके ऊपर कुछ इसलिए नहीं कर सकती क्योंकि हमारे लिए केवल और केवल आज का विषय नहीं है पेट्रोल और डीजल पर चर्चा करना। तो बोले फिर, बोले जो यूपीए का कार्यकाल था, यूपीए बोले तो मनमोहन सिंह जी की जब सरकार थी, उस समय पर ऑयल के अंदर जो कार्य हुए, बोले क्या कार्य हुए, बोले उन्होंने उस समय पर ऑयल बॉन्ड जारी किए थे। तो जो उन्होंने ऑयल बॉन्ड जारी किए थे ना, उनके चलते हुए आज की स्थिति ऐसी हो गई है कि हमें पुराने कर्ज चुकाने के लिए आज भी आप लोगों से ज्यादा पैसा वसूलना पड़ रहा है। मतलब कुल मिलाकर बात यह कही गई कि आप लोग जितना टैक्स हमको दे रहे हैं वो ये ना समझे कि एनडीए गवर्नमेंट दे रही है, एनडीए गवर्नमेंट टैक्स वसूल रही है, अपितु यूपीए गवर्नमेंट ने एक काम किया था जिसका नाम था ऑयल बॉन्ड, और हम उस ऑयल बॉन्ड के लिए आपसे टैक्स वसूल रहे हैं। तभी से यह विषय बहुत ज्यादा सुर्खियों में आ गया है। यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जामिनेशंस पॉइंट ऑफ व्यू से यह काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, इसलिए हमने इसे टॉपिक ऑफ द डे के अंदर रखा है, जो कि आपके एग्जाम के लिहाज से काफी इंपॉर्टेंट रहेगा क्योंकि इसमें इकोनॉमिक्स रिलेटेड है। तो ध्यान से समझ लीजिएगा, जो ऑयल बॉन्ड हुआ, ग्रीन बॉन्ड हुआ, मसाला बॉन्ड हुआ, ये सारे वो बॉन्ड्स हैं जो इन दिनों सुर्खियों में चल रहे हैं। तो ये ऑयल बॉन्ड जो शब्द है ना, इसे आप दिमाग में रखकर चलिए और इसी से आज के सेशन के अंदर हम इसे रिलेट करके समझने का प्रयास करते हैं कि आफ्टर ऑल ऑयल बॉन्ड की कहानी है क्या। चलिए मैं आपको विस्तार से बताता हूं। साथियों, यदि मैं आपको थोड़ा सा इतिहास में एक वन लाइनर क्वेश्चन की तरफ लेके चलूं कि ऑयल बॉन्ड की शुरुआत कब से हुई, और एक शब्द है जो बार बार आपको यहां देखने को मिलेगा, दैट इज ओएमसी, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज, जिनके बारे में हम आने वाले समय पर चर्चा करेंगे। ऑयल मार्केटिंग कंपनीज में, ओएमसी में कब शुरुआत हुई थी इस प्रकार के ऑयल बॉन्ड्स की। अब आप पूछेंगे ओएमसी का क्या लेना देना है, इस बात को समझाने के लिए यह बात हमने इस सेशन से आप लोगों के सामने उठाई है, क्योंकि निर्मला सीतारमण जी का जो कमेंट है वो इस समय पर बहुत ज्यादा हिट हो रखा है और कहा जा रहा है कि जब भी कुछ अच्छा हो तो क्रेडिट खुद लेना है और बुरा हो तो यूपीए पर ठीकरा फोड़ देना है। इस प्रकार से एक बार घटना पहले भी हुई थी, इस पर भी मैंने पहले एक सेशन किया था और उस सेशन में मैंने प्रॉपर तरीके से आपको उस समय पर भी, ये न्यूज है अगस्त 20 2021 की, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और 8 महीने पहले की, तो पुरानी न्यूज शायद आप भूल गए होंगे, मिलियंस में लोगों ने इसको देखा हुआ है। अगर नहीं देखा है तो आज का सेशन समझ लीजिएगा, आपको यह क्लियर हो जाएगा कि पेट्रोल और डीजल की प्राइसेस को कम करने की सरकार की कोई मंशा नहीं है, और मंशा ना होने के पीछे जो उनका स्ट्रांग विल है वो ये है कि पुरानी सरकारों ने हमारे साथ जो किया हम वो आपके साथ कर रहे हैं। अब आप पूछेंगे पुरानी सरकारों ने ऐसा क्या किया। अब यह पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसलिए इस विषय को काफी महत्वपूर्ण तरीके से समझने का प्रयास करें। सबसे पहला प्रश्न बनता है कि आफ्टर ऑल ऑयल बॉन्ड होता क्या है, क्योंकि जब भी हम किसी बारे में चर्चा करें तो सबसे इंपॉर्टेंट जानना जरूरी होता है कि आफ्टर ऑल ऑयल बॉन्ड होता क्या है। देखिए कुछ इस प्रकार से समझने का प्रयास करिए, मैं आपको थोड़ा सा ना फैक्ट्स बताने का प्रयास करता हूं। एक बार के लिए आप इस न्यूज को सुने, जैसा आप सबने देखा, एक बार के लिए थोड़ा सा इस फैक्ट को आप देखने की कोशिश करें। अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे पहले ऑयल की जो प्राइसेस हैं वो मार्केट में सबसे पहले डीरेगुलेट कब की गई थी। डीरेगुलेट का मेरा मतलब हुआ कि जनता के सामने जो प्राइसेस थे वो मार्केट बेस्ड कब कर दिए गए थे। मैं एक फिगर आपके साथ शेयर करना चाहता हूं और उस फिगर को आप लोग एक बार के लिए मेरे साथ देखें। हां जी, इधर देखिए, द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स डीरेगुलेशन वाज टेकन इन 2010 विद द अनाउंसमेंट दैट ऑयल बॉन्ड विल बी डिसकंटिन्यूड एंड ओएमसी विल बी पेड इन कैश। देखिए मैं आपको थोड़ा सा ऐसे समझाने का प्रयास कर रहा हूं। आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा कि पहले सरकारें तय किया करती थी कि आम जनता को पेट्रोल और डीजल कितने रुपए में मिलेगा, लेकिन सरकारों ने इसके ऊपर से अपना नियंत्रण धीरे धीरे हटा दिया।
हटा इसलिए दिया क्योंकि सरकारों को लगता था कि जब भी ऑयल और पेट्रोल की डीजल की प्राइसेस बढ़ती हैं तो बढ़ती अंतरराष्ट्रीय मार्केट में है और दबाव सरकार पर आ जाता है। इसलिए सरकार ने मार्केट को खुला छोड़ दिया। खुला छोड़ दिया से मेरा अर्थ यह है कि अब तो हालात यह हैं कि पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस यदि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मार्केट में थोड़ा भी ऊंच नीच हो रहा होगा तो मार्केट का प्रभाव सीधा सीधा आपको पेट्रोल पंप के काउंटर पर दिखाई देना शुरू हो जाएगा। यह सारा कार्यक्रम 2017 से होना शुरू हुआ, यानी मार्केट को पूरी तरह से डीरेगुलेट कर दिया गया। अब एक बड़ा सवाल बन रहा है। अब बड़ा सवाल क्या बन रहा है? बोले सर एक बात बताइए, मार्केट को पूरी तरह से डीरेगुलेट कर दिया गया, या रेगुलेशन का मतलब है सरकारी नियंत्रण से मुक्त कर दिया गया, ठीक है, डीरेगुलेशन। अच्छा, अब आप पूछेंगे सर सवाल बहुत अच्छा ये है कि सरकारों ने डीरेगुलेशन कर दिया तो ये ऑयल बॉन्ड की कहानी कहां से आ गई? तो ये पुरानी कहानी है। मैं इसीलिए आपसे कह रहा हूं कि ये कहानी 2010 से पुरानी है, पहले यूं समझिए, फिर बाद में इसका इस्तेमाल बीच बीच में कभी कभी होता रहा। फिर आप पूछेंगे ऐसी क्या कहानी है? सरल रूप से समझते हैं, एक बार के लिए यूं समझिए। मान लीजिए कि आप जो है वो किसी कंपनी के संचालक हैं, मान लीजिए इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन जो है वो आपके पास है ना। इंडियन ऑयल के आपको मतलब मैं इस प्रकार का एक आशीर्वाद देता हूं कि आप इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के या भारत पेट्रोलियम के या फिर हिंदुस्तान पेट्रोलियम के मालिक हो। हालांकि ये सब की सब महारत है, लेकिन हम तो चाहिए आपके लिए इस तरह की कल्पना करते हैं, ठीक है। आप सोचिए कि आप ऐसी किसी कंपनी के मालिक हैं, इधर बैठी हुई है सरकार, ये रही सरकार, सोच के सही प्रधानमंत्री साहब हैं ये, फिर या फिर कोई भी अपने मतलब सरकार का प्रतिनिधित्व करने वाले व्यक्ति हैं। इधर ये कंपनी बैठी हुई है और इधर है आम उपभोक्ता जो कि इंतजार कर रहा है कि उसे पेट्रोल डीजल मिलेगा। अब जनाब होता क्या है कि पेट्रोल को आप तक पहुंचाने में जिन लोगों का बड़ा कंट्रीब्यूशन है वो कंट्रीब्यूशन इन दो लोगों का है। कैसे? ये जो बड़ी ऑयल कंपनी है, चाहे आईओसी है, चाहे भारत पेट्रोलियम है, चाहे हिंदुस्तान पेट्रोलियम है, ये बाहर के मार्केट से क्रूड ऑयल परचेज करके लाती है। क्रूड ऑयल परचेज करके लाई गल्फ के मार्केट से या फिर कहीं से भी इन्होंने क्रूड ऑयल परचेज किया, अपनी रिफाइनरीज में उसको रिफाइन किया और रिफाइन करके सरकार से कहा कि लीजिए साहब तेल बनकर तैयार हो चुका है, अब इसे जनता में बांट दीजिए। जनता में बांटते समय सरकार ने कहा सुनो कितना ऑयल बनाया आप लोगों ने? इनने कहा साहब हमने 100 लीटर तेल बना दिया, उदाहरण के रूप में बता रहा हूं, 100 लीटर तेल बना दिया। तो सरकार ने कहा सुनो 100 लीटर तेल तुम्हारा बनकर तैयार हुआ होगा 5,000 रुपए के अंदर, तो एक काम करो इसके अंदर सीधा सीधा कीमत कर दो 10,000, तुम ही लोग डिस्ट्रीब्यूट करो, लेकिन अब इसको 50 के भाव से नहीं, इसको 100 के भाव से डिस्ट्रीब्यूट करो। लोगों ने पूछा, इन कंपनियों ने पूछा कि साहब एक बात बताओ, अगर हमने इसको 100 रुपए लीटर के हिसाब से बेचा तो इस वजह से कीमत 10,000 रुपए तो हो जाएगी, लेकिन आम जनता को नुकसान होगा। सरकार ने कहा आम जनता के भले के लिए ही हमने ये काम किया है। बोले क्यों? बोले जो टैक्स एक्स्ट्रा वसूल रहे हैं ना उसको हम ले रहे हैं उस आदमी से जिसे पेट्रोल और डीजल की आवश्यकता है, जो इस काबिल है कि वो पेट्रोल और डीजल के वाहन उपयोग में ले सकता है। हम उससे टैक्स वसूल करके गरीब के बीच में लेके जाएंगे उस टैक्स को। बोले क्या करोगे? बोले गरीब को मुफ्त में सिलेंडर बांटेंगे, गरीब को मुफ्त में अनाज बांटेंगे, गरीब को मुफ्त में शिक्षा देंगे, गरीब को मुफ्त के अंदर रहना देंगे, गरीब को मुफ्त में शौचालय देंगे, जो भी इसको मिल सकता है वो सब चीजें हम देंगे। क्योंकि अल्टीमेटली उस व्यक्ति का जिसका कोई रखवाला नहीं है, उसकी सरकार रखवाली है, तो उसकी केयर कैसे की जाए? तो जिनके पास मोटरसाइकिल, स्कूटर, कार वगैरह हैं उनसे ज्यादा टैक्स वसूला जाए और उन लोगों के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाए। समझिए कि यह एक समाजवाद की अवधारणा है जी। इस कार्यक्रम को सरकार करती आई। ठीक है साहब, कोई बात नहीं, आप और हमने पेमेंट कर दिया और बढ़िया से जो हमारे एडिशनल खर्चे थे वो सरकार ने अपने पास भर के रख लिए। लेकिन अब साहब क्या हुआ, जिनको सरकारों ने मोटरसाइकिल से तेल का मतलब महंगा किया था, या सरकार जिनके लिए मुफ्त में योजनाएं चला रही थी, चाहे मनरेगा की चला रही थी, चाहे स्कूल की शिक्षा चला रही थी, या फिर उनको मुफ्त में गैस सिलेंडर बांटे जा रहे थे, अब उनका भी थोड़ा थोड़ा इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट होने लगा। अपलिफ्टमेंट से मतलब हुआ कि उनके पास भी पैसे धेले आने लगे। वो सरकार से कहने लगे सर एक तरफ तो आप हमें मनरेगा के माध्यम से मजदूरी देते हो, हम अपनी मोटरसाइकिल के अंदर जैसे तेल डलाने जाते हैं आप उसमें से आधा पैसा खुद वापस ले लेते हो। क्योंकि सरकार ने सोचा क्या था, मध्यम वर्ग या उच्च वर्ग से पैसा लीजिए और निम्न वर्ग के लोगों में बांट दीजिए। लेकिन उल्टा हुआ, क्योंकि धीरे धीरे आर्थिक समृद्धि आने लगी तो आम व्यक्ति के उपयोग में भी पेट्रोल और डीजल की गाड़ियां आने लगी। ऐसी स्थिति में अब सरकार के टैक्सेस उसको भी नुकसान पहुंचा रहे हैं। अब सरकार करे तो करे क्या? ऐसी स्थिति में सरकारों ने तरीका ढूंढा। सरकारों ने तरीका क्या ढूंढा? बोले अगर अब अंतरराष्ट्रीय मार्केट में ये जो तुम 50 रुपए लीटर के हिसाब से तेल ला रहे हो, ध्यान से सुनना, 2010 से पहले की बात बता रहा हूं, जिसकी वजह से आज इस सुर्खी को आपको पढ़ना पड़ रहा है, क्योंकि निर्मला सीतारमण जी का कहना है कि आज पेट्रोल डीजल की जो कीमतें हैं वो मेरी वजह से नहीं है, वो यूपीए गवर्नमेंट की वजह से हैं। तो हम ये खोजने की कोशिश कर रहे हैं कि आफ्टर ऑल यूपीए गवर्नमेंट ने ऐसा किया क्या था, और दूसरा क्या वो इतना बड़ा कांड था क्या जिसकी वजह से तेल इतना महंगा हम लोगों को मिल रहा है। ये दोनों ही बातें आज हम सीखेंगे। तो पहले हम उस सवाल की खोज में चल रहे हैं। तो साहब सरकार ने 50 रुपए लीटर के हिसाब से इन आईओसी, बीपी, एचपी इन सबसे तेल जो था वो खरीदवाया था और बाद में आप लोगों तक 100 में पहुंच पाया था। लेकिन अब क्या हुआ,
जैसे रूस और सीरिया का रूस और यूक्रेन का क्राइसिस हुआ है, ऐसे पहले गल्फ में कोई ना कोई युद्ध होता रहता था। युद्ध हुआ तो ये 50 रुपए लीटर में जो मिलने वाला तेल था ये बढ़कर के अब पहुंच गया 60 रुपए लीटर। ध्यान से सुनना, कितने रुपए पहुंच गया? 60 रुपए लीटर पहुंच गया। अब ये 60 रुपए लीटर पहुंचा, ये यहां पर पहुंचा 60 रुपए के हिसाब से। एक तरह से सरकार जो है वो इस कंपनी को 6000 रुपए मिलने चाहिए। इधर सरकार बैठी बैठी मुंह देख रही थी। अब कोई नए नेताजी आ चुके थे। नए नेताजी ने कोई नई योजना घोषणा कर दी। नई योजना की घोषणा तो कर दी, लेकिन पैसा कहां से आएगा? अल्टीमेटली जनता को टैक्स लगाया जाएगा। जनता को टैक्स लगाया जाएगा तो नेताजी ने क्या किया? अब यहीं पर सारा झोलम झोल है जो आपको समझना चाहिए। यहां नेताजी ने यानी कि सरकार ने, केंद्र सरकार ने क्या किया? इस ऑयल कंपनी से कहा कि देखो तुम्हारा तेल अब 60 रुपए का हो चुका है, तुमको मुझे 50 रुपए जो मैं पहले टैक्स लेता था, ये जो 100 रुपए था ना, इसमें 50 तो कंपनी का था पहले और 50 टैक्स था। तो बोले तुमको 50 रुपए जो टैक्स है ना, ये मुझे आज भी देना है। तो बोले सर मैं 50 रुपए टैक्स तो दे दूंगा, लेकिन देखो 60 में तो मेरे घर में पड़ रहा है, 50 रुपए आप वाला टैक्स लगा दिया तो आम जनता को अब ये वाला जो पेट्रोल है ना, ये 110 रुपए लीटर पड़ेगा। पहले 100 रुपए लीटर पड़ रहा था। अब नेताजी खोपड़ी खुजाले, बोले यार अगर ऐसा हो गया तो धरना प्रदर्शन जनता शुरू कर देगी, तेल इतना महंगा हो गया तो कैसे करेंगे? आइडिया। अब आइडिया क्या किया नेताजी ने? नेताजी ने ऑयल कंपनी को ही टोपी पहनाई। क्या कहा? ऑयल कंपनी से कहा देखो तेल तो महंगा हो गया है, लेकिन जनता को 100 रुपए में ही दो। ऑयल कंपनी ने कहा सर 1 मिनट रुको, हम तो दे देंगे, हमको तो 60 रुपए लीटर पड़ रहा है, आप लोगों ने 50 रुपए की डिमांड करी थी। एक काम करो सर, इस 50 की जगह आप 40 ले लो हमसे। नेताजी ने कहा पागल हो गए हो क्या? 50 रुपए का ले लें, 40 रुपए का ले लें, 50 ही लेंगे। बोले सर तो फिर 110 का हिसाब कैसे बैठेगा? ये 60 है, ये 50 है, तो 110 है, आप कह रहे हो 100 में दो और खुद 50 रुपए आप अभी भी लेना चाहते हो, फिर कैसे काम चलेगा? बोले काम की बात नहीं है भाई, बात ये है कि जो प्राइस बढ़ी है ना 10 रुपए की, उसका पेमेंट तुम लोग करो। कंपनी ने कहा माननीय, हम इतना तेल कैसे परचेज कर सकते हैं और हम कैसे दे दें उस पैसे को? हमने तो मुनाफा भी नहीं कमाया, धन कैसे दे दें? बोले नहीं 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 नहीं, हम ये नहीं कह रहे कि तुम इस धन को अपने जेब से दो। तो बोले फिर? बोले वो जो 10 रुपए एक्स्ट्रा भाव बढ़ा है ना, उसका पेमेंट आज तुम कर दो, भविष्य में जब हमारे पास पैसा होगा हम तुम्हें पैसा दे देंगे। ध्यान से सुनना, बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। इन कंपनियों को क्या कहा गया कि बेटा पहले तो तुम 50 रुपए लीटर खरीदते थे, अब 60 रुपए लीटर हो गया है, ये जो 10 रुपए का डिफरेंस है ना, इसको फिलहाल तुम ही भुगत लो। बोले सर भुगत तो लेंगे, लेकिन बहुत बड़ा घाटा हो जाएगा हमको, इतना बड़ा अमाउंट कहां से लाएंगे हम, क्योंकि करोड़ों लीटर तेल लाना है, कहां से लाएंगे हम? बोले सुनो, पेमेंट फिलहाल तुम लोग कर दो और हम तुम्हें गारंटी देते हैं लिख करके। ध्यान से सुनिएगा, सरकार क्या बोल रही है? सरकार कंपनी से कह रही है कि मैं लिखित में गारंटी देती हूं। क्या गारंटी? कि वर्ष 2020 में, अब देखना ध्यान से, 2010 के अंदर बातें हो रही हैं। सरकार गारंटी क्या दे रही है? 2020 में मैं तुम्हारा पूरा पेमेंट वापस कर दूंगी। अब कंपनी जो है वो नेताजी का मुंह देख रही है। नेताजी 2020 में आपकी सरकार आएगी, ये विश्वास है क्या आपको? बोले कर्मों से तो नहीं है कि हमारी सरकार आएगी, लेकिन फिलहाल के लिए हम क्या बोल रहे हैं कि अब 2020 में आपका पूरा पैसा लौटा देंगे। बोले सर इस 10 साल तक का जो पैसा बचा, इसका ब्याज कौन देगा? है आपने मान लीजिए हमको 1000 करोड़ रुपया दिलवा दिया, उसका इतना साल तक इंतजार करेंगे, हम पागल हो गए हैं क्या? सरकार ने कहा चिल, इसकी एक व्यवस्था करते हैं। बोले बताओ? बोले तुम्हें हर साल इंटरेस्ट पेमेंट दिलवाएंगे। इंटरेस्ट पेमेंट मतलब ब्याज तुम्हें हर साल दिलाएंगे। बोले ब्याज दिलवाओगे? बोले हाँ। किस परसेंटेज पर दिलवाओगे? बोले तुम्हें हर साल 8% का ब्याज हम भुगतान करेंगे। कौन बोली? सरकार बोली। क्या बोली सरकार? कि 2020 में तो तुम्हें पूरा पैसा लौटा देंगे, पहली चीज। नंबर दूसरी चीज, जो ब्याज बन रहा है वो हर साल ले लो, तुम ब्याज लेते रहो, मूलधन 2020 में ही लेना। ओके 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 ओके, अब मतलब समझ में आ गया कि मूलधन अभी नहीं मांगना है, ब्याज मांगना है। ठीक है, ये जो लाइन अभी मैंने बोली ना, क्या सरकार ने लिखित में गारंटी दी? किनको? ऑयल कंपनियों को। क्या? कि ऑयल तुम्हारा ले तो रहे हैं लेकिन पेमेंट बाद में करेंगे। इसी प्रक्रिया को ऑयल बॉन्ड कहा जाता है। ठोको ताली अगर बात समझ में आ गई हो तो एक बार जो है वो थम्स अप कर दो। बात क्लियर हो गई हो तो सेशन को शेयर कर दो। क्या बोला मैंने? क्लियर हो गया? सरकार ने जो बात कही वो केवल इतनी थी कि भविष्य में पेमेंट करेंगे, ब्याज समेत। ब्याज अभी से लेते रहना, पेमेंट बाद में लेना। ये जो गारंटी दी गई ना, इसी को ऑयल बॉन्ड कहा जाता है। अब आपके दिमाग में सीधा सा प्रश्न बनेगा,
तो क्या यूपीए सरकार ने कुछ ऐसा किया था क्या? टेबल को आप ध्यान से देखें। सरकार ने ऑयल कंपनियों से कह रखा था कि 2015 तक, 2005 में लिया था, क्या किया था? बफरिंग 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 बफरिंग। कोई नहीं, अब ठीक हो गया होगा। ठीक है, चैनल का नाम भले ही वाईफाई हो, लेकिन हमारा जो वाईफाई है ना, वो भी कई बार खुद से भी इज्जत मांगने लग जाता है, तार से ही चलता है वो। ठीक है, तो कुल मिलाकर बात यह है कि सरकार ने, यूपीए सरकार ने वादा किया था कि 2015 में तुम्हारा हम पैसा चुकाएंगे। देखो 7.5% ब्याज पर, 7.61% ब्याज पर 2015 के वादे के अनुसार 1750 करोड़ रुपए सरकार को चुकाने थे। ये जो आप स्टार लगा हुआ देख रहे हैं, इसका अर्थ है केंद्र सरकार ये वाला पैसा अभी तक ऑयल कंपनियों को चुका चुकी है। मतलब 2005 का वादा 2015 में पूरा, तब तक इस परसेंटेज ब्याज के साथ केंद्र सरकार ने इतना पैसा, यानी वर्तमान की एनडीए सरकार ने, 2014 में आ गई थी ये सरकार, 14 के बाद 15 में इस प्रकार का कारनामा हो गया। इधर देखिए 7.59% ब्याज के हिसाब से 2015 में 1750 करोड़, 8.13% की ब्याज दर से 5000 करोड़, 7.75% के हिसाब से 5000 करोड़। क्लियर हो रहा है? इनको जोड़ लो एक बार, 17 दूनी 34 और 1 35 और 5 10 13, यानी 13,000 करोड़ रुपए एनडीए गवर्नमेंट, यूपीए गवर्नमेंट का उधार किया हुआ चुका गई है। किसको चुका चुकी है? तो ये साहब ऑयल कंपनियों को चुका चुकी है। ठीक है ना, पेमेंट कर चुकी है। इतनी बात क्लियर हो गया? अच्छा, अब एक सवाल बना, सर और भी बचा है क्या ड्यू? जी हां, ड्यू बहुत बड़ा है। ऑयल बॉन्ड्स का जो ड्यू है वो जरा एक बार आप इधर देखें, फिगर देखेंगे तो आपका आनंद सर्वोत्तम हो जाएगा। 1,34,423 करोड़ रुपए का धन अभी भी सरकार को चुकाना है, जो वर्तमान में चल रही हैं। स्पोर्ट्स एक्टिविटी 8 महीने पहले पढ़ाया था, बिल्कुल हमने खुद नहीं बताया है। ये दोबारा सुनिए। इस वजह से निर्मला सीतारमण जी कह रही हैं कि जनाब हम सरकार में रहे तो हम लोगों को जाते जाते यूपीए का उधार किया हुआ पैसा 1,34,000 करोड़ रुपए ऑयल कंपनी को चुकाना पड़ेगा। तो एक बात बताओ, हम आम जनता का पैसा टैक्स का माफ भी कर दें तो ये पैसा लाएंगे कहां से? हमें केवल और केवल इतना ही नहीं करना है कि अपने लिए टैक्स वसूलना है, हमें पीछे वाले जो टैक्स हैं वो भी चुकाने हैं। जैसे आप इधर देख सकते हैं, 2023 में वर्तमान की केंद्र सरकार को 22,000 करोड़ रुपए ऑयल कंपनियों को चुकाने हैं अगले ही साल। इधर की तरफ देखिए, यहां पर 2022 में ही 2023 में 4150 करोड़ रुपए चुकाने हैं। इधर देखिए 2024 में 22,000 करोड़ रुपए चुकाने हैं। तो इस वजह से सरकार का कहना निकलकर आता है। आप में से बहुत सारे विद्यार्थी चिंतित होने लग गए हैं। चिंतित इस प्रकार से होने लग गए हैं, हाय राम क्या हो गया, पुरानी सरकारें कैसा कैसा कर गई, कितना नुकसान कर गई, आज की सरकार बढ़िया है, यह सरकार पुराने कर्ज चुका रही है, अपने द्वारा कुछ भी ऐसा नहीं कर रही है। सही मायने में राष्ट्र निर्माण तो यही है ना? ऐसा नहीं है, कतई नहीं है। ये जो फिगर आपको दिखाई दे रहा है 1,34,423 करोड़ रुपए का, यह निश्चित ही 2026 तक की सरकारों को चुकाना होगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि इस प्रकार की जो आज की जो सरकार है वो कोई बॉन्ड जैसी प्रक्रिया नहीं अपना रही है, बिल्कुल अपना रही है। लगभग 2 लाख करोड़ रुपए के वर्तमान सरकार भी बॉन्ड जारी कर चुकी है, लेकिन वो ऑयल बॉन्ड नहीं है। यानी ऑयल वालों को नहीं समझाया गया है कि तुम्हें पैसा देंगे, इस बार बॉन्ड बैंक वालों को टिकाया गया है। बैंक वालों को, जी हां, जो हमारी केंद्रीय सरकारी बैंकें हैं, जो गवर्नमेंट बैंक्स हैं हमारी, उनको कहा गया है कि तुम तो केवल और केवल उद्योगपतियों के, किसानों के लोन माफ करो, माफ करने से जो घाटा हो रहा है वो हम चुकाएंगे। और कब चुकाएंगे? अगले 15 साल बाद। तो बोले इससे क्या होगा? बोले जैसे हमने ऑयल कंपनियों की पेमेंट आज हम कर रहे हैं, ऐसे जो कोई सरकार आएगी 15-20 साल बाद वो करेगी। फिलहाल के लिए तो तुम अपनी किताब में से राइट ऑफ कर दो, चुका हम देंगे। तो जो बैंक हैं, उन बैंकों को भी ये बॉन्ड वाली घुट्टी पिला दी गई है वर्तमान सरकार के द्वारा। तो लगभग 2 लाख करोड़ के जो बॉन्ड हैं वो केंद्र सरकार आज की बैंक वालों को पिला चुकी है, लगभग 2 लाख करोड़ की। आ गई बात समझ में? तो आस्थावान किसी के प्रति तुरंत और निष्ठावान ना बन जाएं, बातों को पहले ध्यान से सुने। सरकार चलती ऐसे ही है। जिस देश के पास खुद की अपनी मनी नहीं है,
आज हम कोई डेवलप्ड नेशन नहीं है कि हम अपने खाते में से निकाल के इस दुनिया को खुश कर दें। ये सरकारों ने क्यों किया होगा? ये भी इसलिए किया होगा क्योंकि एकदम तेल के दाम बढ़े हुए जनता को दे दिए जाते तो सरकार गिर जाती, जैसे आज श्रीलंका में हो रखा है, पाकिस्तान में हो रखा है। उस समय की सरकार ने थोड़ा दिमाग लगा लिया। एग्जैक्टली ऐसे ही आज अगर मतलब बैंकों के साथ जो काम हुआ, अगर ऐसा ना होता तो पता चलता आज की पीड़ा को हमने आगे तक टाल दिया, ये मानते हुए कि तब तक पैसा खूब हो जाएगा, हमारे पास तरीके निकल आएंगे कमाने के। क्लियर है? अच्छा, अब एक क्रॉस आर्ग्यूमेंट बनता है। क्रॉस आर्ग्यूमेंट क्या बनता है कि सर ये जो आपने 1,34,423 करोड़ रुपए लिखा हुआ है यहां पे, ये पेमेंट करना है, समझ में आ गया। क्या हम लोगों का टैक्सेशन जो हम वसूल करते हैं वो इतना भी नहीं है क्या कि इसकी पूर्ति कर दे? है, हम फिर भी बहुत ज्यादा टैक्स वसूल करते हैं। हम अपने ऑयल बॉन्ड्स को चुका दें उसके बावजूद भी हम बहुत ज्यादा टैक्स वसूल करते हैं। और हमारा जो टैक्सेशन है ना, वो केंद्र सरकार, अभी इधर की तरफ आप देखिए, आपको एक बार का अंदाजा लग जाएगा कि भारत सरकार 2000, ये तो मैंने सारे फिगर्स आपको पहले ही बोलकर सुना दिए हैं। हम लोग जिस प्रकार से टैक्सेशन वसूल करते हैं वो तुलनात्मक रूप से बहुत ज्यादा है। किस मामले में ज्यादा है? जो हमारे ऑयल बॉन्ड के पेमेंट हैं उनसे कई गुना ज्यादा पैसा हम टैक्स के माध्यम से वसूल करते हैं। तो आप इस बात को पहले समझिए कि अगर केंद्र सरकार ये कहती है कि हमने ऑयल बॉन्ड का पेमेंट करना है इसलिए हम कीमतें नहीं घटाना चाहते, तो मैं आपको बता दूं, मेरे पास वो फिगर मिस हो रहा है कि सरकार अपनी कुल वैल्यू का ऑयल बॉन्ड में जो पेमेंट करती है वो तुलनात्मक रूप से बहुत कम है और हम बहुत बड़ी मात्रा में टैक्स चुकाते हैं। यानी कि सरकार की अगर मंशा हो तो निश्चित ही टैक्सेशन के अंदर कमी लाई जा सकती है। फिर एक बड़ा सवाल बनेगा, सर एक बात बताइए, सरकार ऐसा करती क्यों नहीं है? पेट्रोल डीजल की कीमत इतनी बढ़ा रखी है, टैक्सेशन कम क्यों नहीं करती है? मेरा एक वीडियो है, आप देख लीजिएगा। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने, बहुत सारे विचारकों ने, इवन अभी देश के बड़े बड़े सेक्रेटरीज ने भी केंद्र सरकार को चेतावनी दी है कि यदि नहीं सुधरे तो श्रीलंका जैसे हालात हो जाएंगे। मैंने अभी इस पर वीडियो किया हुआ है, आप चाहें तो इसी चैनल पर देख सकते हैं। अभी टेक्निकल टीम आपको कमेंट बॉक्स में पिन भी कर देगी, जिसमें मैंने ये कहा है स्पष्ट रूप से कि प्रधानमंत्री को विभिन्न डिपार्टमेंट्स के सेक्रेटरीज ने रिक्वेस्ट किया है कि एक चीज बंद कर दीजिए। कौन सी? फ्रीबीज बंद कर दीजिए। अब ये फ्रीबीज क्या होती हैं? मुफ्त की योजनाएं बंद कर दीजिए। मुफ्त की योजनाएं, जैसे किसी राज्य ने घोषणा करी कि मैं 300 यूनिट फ्री बिजली दूंगा। मैं आज ही देख रहा था, आम आदमी पार्टी का विज्ञापन आया हुआ था कि हमारी घोषणाओं में पहले ही मंथ का हमने अपना रिपोर्ट कार्ड पेश कर दिया है। रिपोर्ट कार्ड में दिखाया गया है कि पहले महीने में वादे किए थे कि 300 यूनिट प्रति परिवार फ्री बिजली दी जाएगी। हमने कहा वाह क्या सरकार है, मजा आ गया। लेकिन वहीं एक और न्यूज आती है, वो ये दिखाती है कि पंजाब सरकार ने केंद्र सरकार से 50,000 करोड़ रुपए के लोन की मांग की है कि सर लोन दे दीजिएगा। जनाब एक बात बताइए, आप जो जनता को दे रहे हैं आप वो जनता से ही ले रहे हैं। अब जब तक जनता इसके लिए जागरूक नहीं होगी, आज हम और आप में सबसे बड़ा हमें क्या लगता है कि जो हमारे पास आ जाए वो अपना है। आप में से कई लोग सोचते हैं हमारे पेट्रोल डीजल का खर्चा कितना ही है, हमको क्या फर्क पड़ रहा है, ना मोटरसाइकिल चलाते ना स्कूटर चलाते, कोई लोड नहीं है, सरकार मुफ्त में दे रही है, स्कूटर दे दे भाई, सिलेंडर दे रही है दे दे भाई। मुसीबत ये नहीं है जनाब, मुसीबत ये है कि आपको नहीं पता है कि जो आप कीमत और चीजों की भी खर्च कर रहे हैं, चाहे वो मुद्रा का अवमूल्यन हो, चाहे आपके घर की सब्जी का महंगा होना हो, सिलेंडर का महंगा होना हो, वो सब महंगाई अल्टीमेटली इन मुफ्त की योजनाओं में लपेट के आ रही है। सरकार ने जो भी मुफ्त में देना है उसका पैसा भी आप इसे लेना है। आप जो आज ऑयल, नमक जो कभी हमारे देश में मतलब लेने के लिए, पैदा करने के लिए दांडी जैसा सत्याग्रह हुआ था, दांडी मार्च हुआ था, नमक को हमने फ्री में खाया था। आज नमक की थैली 20-25 रुपए की आती है भाई। कारण टैक्सेशंस की वजह से, क्योंकि अंत में आपको मुफ्त चाहिए या फिर आपको टैक्स देना अच्छा लगता है, ये आप निर्धारित करें। तो जागरूक बनिए। कोई भी योजना आप, इसमें बहुत सारी रिकमेंडेशंस भी हैं और रिकमेंडेशंस ये हैं कि यदि कोई देश अपने इस प्रकार की मुफ्त योजनाओं के माध्यम से पॉपुलरिस्टिक योजनाएं लॉन्च करता है तो वो चुनाव तो जीत सकता है, देश में नवनिर्माण नहीं कर सकता। अगर हमें वाकई में टैक्स लगाना है तो टैक्स लगाइए कैपेसिटी बिल्डिंग करने के लिए। आप टैक्स लगा दीजिए, उस टैक्स के पैसे का उपयोग करिए सड़क निर्माण में, उस टैक्स के पैसे का उपयोग करिए स्कूल कॉलेजेस के निर्माण में, युवाओं को रोजगार देने के अंदर, स्किल डेवलपमेंट में, जिससे कि और आगे धन क्रिएट होगा। अभी हम क्या कर रहे हैं, एक हाथ से ले रहे हैं, हम राउंड ट्रिपिंग कर रहे हैं। हमने नल चला रखा है, पानी बाल्टी में भर रहा है, नीचे गिर रहा है, उसी पानी को वापस नल से अंदर डाल रहे हैं, हम गोल गोल घुमा रहे हैं, कैपेसिटी बिल्डिंग नहीं कर रहे हैं। तो उम्मीद है कि आपको फ्रीबीज और सरकार की ये बातें दोनों की दोनों अच्छे से समझ में आ गई होंगी। मैंने आप लोगों को ये पूरी तरह से बता दिया है कि 2005 से 10 के बीच में 1.34 लाख करोड़ के वो दिए गए थे। तो मैंने जो बातें बोली हैं वो सब